हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार है और आप सभी का मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में, जो कि एक ईएलएसएस स्कीम है, जिसे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम भी कहते हैं। और इस चीज की एक रिक्वेस्ट की थी हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जिन्होंने वीडियो इस पे बनाने के लिए कहा था। तो चलो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ। मैं जितनी वीडियोस बनाता हूँ सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, ताकि आप सीख समझ कर एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम लें और अपने गोल्स और टारगेट्स को पूरा कर सके। मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो चलो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में, कि ये फंड में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अगर आपने पहले से इसमें इन्वेस्टेड हो तो क्या इसे होल्ड करें या सेल करके किसी और म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसे फंड साइज भी कहते हैं, जो कि 31,000 करोड़ का है, जो कि ये ठीक है। एनएवी इसका 72 रुपए के आसपास का है, और ये जो डेटा है ये 12 अक्टूबर 2022 तक का है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, आपको ये सारी चीजें यहाँ इसके बारे में पता है कि लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं, और क्योंकि एक ईएलएसएस फंड है तो 3 साल का यहाँ पे लॉक इन पीरियड रहेगा। ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन है। तो अभी हम लोग इसका सीएजीआर ग्रोथ देख लेते हैं कि लास्ट अगर 3 साल की बात करें तो 13% के आसपास का है। लास्ट 5 साल में अगर इसके परफॉर्मेंस को देखें, इसके सीएजीआर ग्रोथ को देखें, तो लगभग 11% के आसपास है। और इसका ये 2013 के बाद से, जब से शुरू हुआ है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर वो देखें तो 17.5% के आसपास का ये सीजर मेंटेन कर रही है। तो ये देख करके आपको क्या लगा कि आपको ये फंड कैसा लग रहा है, अच्छा या बुरा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कहूँ तो मुझे ये कंसिस्टेंट नहीं लग रही। मतलब अगर आप देखोगे कि लास्ट अगर इसके 8-9 साल का अगर यहाँ पे डेटा देखोगे, तो ये आप देखोगे 17.5%। लास्ट 5 सालों में देखोगे 11.5%, और 3 साल में सिर्फ 13%। देखो, मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, ये मैं जानता हूँ, पर इतना भी ज्यादा वॉलेटाइल क्या होना कि आपके जो रिटर्न है ये इतना ज्यादा वेरी कर जाए, देख सकते हो तो 4-4, 5-5% से। तो पहली चीज जो मुझे इस फंड में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, कि आपको कंसिस्टेंट रिटर्न बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। तो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम पे इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ जो मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न दे। कि अगर ये 17.5% था, यहाँ भी कम से कम, अगर मार्केट चलो फॉल हुआ है मैं मानता हूँ, पर कम से कम 14-15% भी अगर इन दोनों में होता 3 साल और 5 साल में, तो मुझे कंपेरेटिवली ये ज्यादा बेटर लगता। बट अभी अगर रिटर्न के मामले में देखा जाए, तो हो सकता है कि जिन्होंने स्टार्टिंग में बहुत पहले पैसा डाला तो उन्होंने अच्छा बनाया है। बट अगर लास्ट 3 साल 5 साल की अगर बात करूं, तो इनका कोई बहुत ज्यादा अच्छा पैसा यहाँ पे नहीं बना है। चलो ये सब तो हो गया पास्ट की, पास्ट में से जैसा भी रिटर्न दिया हो। पर हमारा तो मेन फोकस ये, क्या अब से अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब कितना रिटर्न डिलीवर कर सकती है, 13% के आसपास का देगी या 17% के आसपास का देगी, क्या पॉसिबिलिटी अब है। क्योंकि अगर अगर आप एक्सिस के बहुत सारे अदर म्यूचुअल फंड स्कीम देखें, तो बहुत सारे इसके फंड है जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं वो। इवन मैं खुद भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, कुछ मैं आपको बता दूं। बट अब हम बात कर रहे हैं अभी हम ईएलएसएस फंड की, एक्सेस की, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या ये ठीक है। तो चलो इसके लिए शुरुआत करते हैं ये देख करके इनका पैसा कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। तो आप इसके देख सकते हो, एसेट में लगभग 97% इनका इक्विटी में ही है, और डेट या कैश में की अगर बात करें तो लगभग 2% के आसपास है। इनका मार्केट कैप के हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे, तो 78% के आसपास इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में पैसा डाला हुआ है। लगभग 17% के आसपास इन्होंने मिड कैप कैटेगरी में, और 2-2.5% जो है स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसा डाला हुआ है। तो मतलब अगर आप इसके हिसाब से देखो, तो ऐसा लोगों का मानना होता है कि जितनी बड़ी कंपनी में डालोगे, तो उसमें कंपेरेटिवली थोड़ी ग्रोथ अगर कम हो जाती है, ये तो मैं मानता हूँ, पर पैसा थोड़ा सा सेफ्टी के साथ आगे बढ़ता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। अब क्योंकि ये एक ईएलएसएस फंड है, तो ईएलएसएस में तो हम इसलिए डालते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि हमें एटीसी का बेनिफिट चाहिए होता है। तो इसके साथ साथ अगर दिमाग में लोग को होता है कि अगर 13% से 15% का भी अगर हमारा सीएजीआर बन जाए, तो भाई बहुत अच्छी बात है, रिटर्न भी मिल गया, और टैक्स सेविंग जो हमारी एवरी ईयर हो रही है वो उसका भी वो फायदा मिल जाएगा। तो इस चीज के लिए लोग ईएलएसएस में थोड़ा सा कम रिटर्न भी आता है, मतलब लार्ज कैप में अगर ज्यादा भी पोर्शन हो तो इसे चल जाता है मेरे अकॉर्डिंग। बट हाँ, रिटर्न 11% ना हो, कम से कम यार 13 से 15% होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अभी आप नीचे देखोगे इसके जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं, कि इन्होंने लगभग 33% जो इनका पैसा है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में डाला हुआ है। 16% के आसपास इनका पैसा है वो कंज्यूमर सर्विसेज में है। 9% इनका केमिकल में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 8% है, और हेल्थ केयर सेक्टर में 7% है। अब अलग अलग सेक्टर में जो इनका डाइवर्सिफिकेशन है, ये आपको कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट में जरूर बोलना। क्योंकि मैं आपको क्यों बोलता हूँ कमेंट्स करने के लिए, कि जितना आप ज्यादा इन्वॉल्व होगे ना, उतनी जल्दी चीजों को आप ग्रैब करोगे। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं होता किसी फंड के बारे में बता देने की अच्छा है या बुरा है, मुझे कैसा लग रहा है। मेरा मकसद ये है कि आप इन चीजों को सीख सको, समझ सको। तो आप यहाँ देखो, नोटिस करो, मैं अपना इसमें ओपिनियन रखता हूँ, कि जैसे मैं कभी भी ये पसंद नहीं करता कि किसी एक सेक्टर में आप बहुत ज्यादा पैसा डाल दो। तो आप देखोगे कि 100% जिसे टोटल हम इसको मान रहे हैं, तो उसका 33%, तो लगभग एक 1/3 तो सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज में है। तो मतलब आप यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में कोई बहुत ज्यादा उछाल आ जाता है,
तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ेगा। और बहुत ज्यादा गिरावट आती है सिर्फ एक सेक्टर में, तो ये पूरा का पूरा जो इसकी यूनिट का जो प्राइस है वो गिर सकता है। अब मुझे नहीं पता कि इनके जो फंड मैनेजर और फाइनेंशियल सर्विसेज में इतना ज्यादा पैसा क्यों डाल रहे हैं। हो सकता है इनकी ये सोच है कि जैसे ही इंडिया में आप जानते हो कि बढ़ती हुई इकोनॉमी है, तो बढ़ती हुई इकोनॉमी में अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर आप न्यूज ट्रैक करोगे तो मानोगे कि नेक्स्ट 10 साल के अंदर में ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे जो लोअर क्लास कैटेगरी के हैं वो मिडिल क्लास कैटेगरी में आ जाएंगे, और जो आज की डेट में मिडिल क्लास कैटेगरी में वो थोड़ा सा इसे मतलब रिच क्लास जिसे आप समझ सकते हो उस कैटेगरी में मूव करने की ये कोशिश करेंगे। इस तरीके से हमारी इनकम बढ़ रही है। तो जब भी ऐसा होता है तो आप नोटिस करना कि ईएमआई का चलन ये सब ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ईएमआई का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को हम फाइनेंस करने का, कोई भी चीज चाहे हम मोबाइल खरीदते हैं या कोई भी गैजेट खरीदते हैं, चाहे हम घर खरीदते हैं या कोई भी चीज हम खरीदते हैं, तो उसको फाइनेंस करवा लेना, लोन करवा लेना। तो इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज वाले जितने चाहे बैंक्स हो गया या अलग जो जो एनबीएफसी है, इनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो इस फंड मैनेजर की ये सोचे कि इस वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्यादा ग्रोथ आ सकती है, तो मैं इस चीज में बिल्कुल मैं मानता हूँ कि हाँ ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग ये 33% ज्यादा है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम 25% से ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग किसी भी एक सेक्टर में नहीं डालना चाहिए। पर ऑफ कोर्स मैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड मैनेजर नहीं हूँ, जो है वो शायद मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ ये मेरा ओपिनियन है। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करूंगा तो मैं ये जरूर देखता हूँ कि किसी भी एक सेक्टर में 25% से ज्यादा पैसा ना लगा हुआ हो। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इनकी टॉप मोस्ट होल्डिंग कौन सी है। तो आप यहाँ देखोगे बजाज फाइनेंस सबसे ऊपर है 9.83%, एवेन्यू सुपरमार्ट 9.54%, कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस, इन्फो एज, नेस्ले इंडिया, पिडलाइट इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, टोरेंट पावर, बजाज फिंसर्व। तो अब ये जितनी भी कंपनियों के नाम अभी आपने सुने, नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है इंडिया की। ये बहुत अच्छी कंपनीज है। इस चीज को मैं बिल्कुल एडमायर करता हूँ। और अभी क्या हुआ है कि मार्केट में जैसे अभी करेक्शन थोड़े से आई है तो इन सब के ना प्राइस थोड़े से गिरे हैं। तो इस वक्त में कई लोगों का ऐसा मानना है कि अगर इन कंपनीज ने अगर अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करा जाए तो ये उनको बहुत सारी, इनमें से बहुत सारी कंपनियां उनको बहुत सही वैल्यूएशन में मिल रही हैं। तो आगे चलकर नेक्स्ट 5 ईयर या 10 ईयर में एक अच्छा ट्रेमेंडस ग्रोथ उनको मिल सकता है विद सेफ्टी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है। मैं मानता हूँ कि छोटी कंपनी आपको ज्यादा रिटर्न दे सकती है, बट सेफ्टी को भी अगर हम थोड़ा सा देखें, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनियां होती है ना तो डूबने के चांसेस कम होते हैं, वॉलेटिलिटी इसमें कंपेरेटिवली छोटी कंपनी के रिस्पेक्ट में कम होती है, और इन सब के तो बहुत सारे सर्विसेज आप इस्तेमाल भी करते होंगे। तो इस वजह से अगर मैं ये टॉप 10 होल्डिंग्स को अगर मैं देख के कहूँ तो हाँ इनके फंड मैनेजर जितना भी पैसा लार्ज कैप कैटेगरी में डाला हुआ है, तो जो टॉप 10 कंपनी है मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं, ये सारी कंपनियां अच्छी हैं। तो अगर इनमें ग्रोथ आती है तो नो डाउट आपका बहुत अच्छा पैसा अभी से बन सकता है। क्योंकि अगर किसी ने 2-3 साल पहले इसमें डाला होता तो जाहिर सी बात है उसका तो नुकसान होना बनेगा ही, क्योंकि ये सारी बहुत ओवर वैल्यूड हो गई थी और वहां से नीचे गिरते हुए आई है। बट अगर अभी कोई इस पे पैसा लगाता है तो ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ नेक्स्ट 5 या 10 ईयर में उनके अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। अब हम चल के इनका देखते हैं कि इनके फंड मैनेजर कौन है। तो ये आ गए आपके सामने मिस्टर जिनेश कोपानी जी, जिन्हें लगभग 20 सालों का एक्सपीरियंस है। और आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये 1 अप्रैल 2011 से इसे मैनेज कर रहे हैं। बट लेकिन जब मैंने रिटर्न दिखाया था आपको, वहां दिखाया था 2013 से। तो उसकी वजह ये है कि मैं आपको डायरेक्ट के रिटर्न दिखा रहा हूँ, कि मतलब अगर आप बिना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से लेते हैं तो। बट ये इस फंड को तब से मैनेज कर रहे हैं कि जब ये पहले आप नोटिस कर सकते हो कि रेगुलर से ही इन्वेस्टमेंट की जा सकती थी, कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से ही इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। चलो ये सारी चीजें तो हमने देख ली। अब देख लेते हैं कि अगर हमने इसमें पहले इन्वेस्ट किया होता तो एक बार रिटर्न देख लेते हैं कितना बनता। पहले वन टाइम इन्वेस्टमेंट का देख लेते हैं, जिसे लमसम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, कि अगर आपने 3 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए डाले होते तो वो लगभग 1,59,000, और 5 साल पहले अगर 1 लाख रुपए डाले होते तो 1,88,000। इवन जब से 2013 का आप देखोगे 1 लाख आपका 4-5 लाख रुपए तक बन गया होता। तो पर्सनली रिटर्न के मामले में बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। आप ये कह सकते हो कि सर हम तो इसमें इन्वेस्टमेंट एटीसी की वजह से कर रहे हैं, थोड़ा रिटर्न कम भी आया चलेगा। पर मैं आपको बताऊं एटीसी जो ईएलएसएस स्कीम है जिसमें आपको मिलता है, तो और भी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो इससे ज्यादा रिटर्न भी डिलीवर कर रहे हैं, ऐसे मुझे दिखे हैं। तो आप चाहोगे तो मैं उस पर आने वाले वक्त में वीडियोस बना दूंगा, आप उनको एक बार देख सकते हो। तो मुझे पर्सनली रिटर्न के मामले में लमसम में तो ये ज्यादा पसंद नहीं आया। एक बार इसका एसआईपी रिटर्न भी देख लेते हैं, क्योंकि ये हमने कई बार देखा है कि जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम में अच्छे रिटर्न ना भी आए, पर एसआईपी में ठीक ठाक रिटर्न बन जाते हैं, मतलब ज्यादा बुरे नहीं मिलते। तो अब 3 साल में देखो तो 1,80,000 आपका 2,23,000 बन गया होता। 5 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया होता, 5,000 पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं, तो 3 लाख रुपए आपके बढ़ करके 4 लाख रुपए तक ही हो गए होते। तो इसके एसआईपी में ठीक ठीक रिटर्न है। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत बुरा है, एसआईपी के हिसाब से ठीक है।
पर अगर आप में से किसी ने कोई ऐसा था जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट की थी इसमें, तो उसको तो ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं मिला है। और ऐसा क्यों है, उसकी वजह क्या है कि लमसम में इसमें ये ज्यादा अच्छा नहीं था। तो मैं आगे अभी आपको दिखा भी दूंगा, वो सारी चीजें आपको ये समझ में आ जाएगी। उसके लिए हम लोग देख लेते हैं एक बार रिस्क रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग मेनली जो हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और शार्पे रेशियो। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हो तो ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। और अभी तक ये डेटा आपको देख के पता भी चल गया होगा कि क्या भाई ये इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ इस चीज को। स्टैंडर्ड डेविएशन और ये बीटा वॉलेटिलिटी को कहीं ना कहीं शो करता है कि जितना ज्यादा वॉलेटाइल होगा, कहीं ना कहीं हमें ये पसंद नहीं आता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, कि यार कम वॉलेटिलिटी को पसंद करते हैं। तो आप यहाँ देखोगे जो कैटेगरी एवरेज है, जो अलग अलग ईएलएसएस स्कीम है, तो इनके एवरेज है अभी ये 20.38 जो स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके रिस्पेक्ट में 20.85 है। अभी थोड़ा सा ही ज्यादा वॉलेटाइल है, पर हाँ ये वॉलेटाइल तो है। और बीटा को भी देखोगे तो 0.9 के रिस्पेक्ट में 0.92 है। तो वॉलेटिलिटी के रिस्पेक्ट में तो कहूंगा कि हाँ ठीक है, ये ऊपर नीचे कर रहा है, ये मैं मान सकता हूँ, ज्यादा नहीं है। पर शार्पे रेशियो मुझे मेरे लिए सबसे ज्यादा कंसर्न लगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया भी था पहले कि अगर ये एक वक्त को मैं स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा को एक वक्त को कॉम्प्रोमाइज कर जाता हूँ कि चलो ठीक है, थोड़ा वॉलेटाइल भी है तो कोई बात नहीं, मैं लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, चल जाएगा। पर शार्पे रेशियो या अल्फा जो होता है, इन सब को मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। इसका सिर्फ इतना रीजन है कि शार्पे रेशियो क्या होता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, कि जो फंड मैनेजर है वो जितना रिस्क ले रहे हैं उसके एवरेज में कितना रिटर्न जनरेट करते हैं, वो उसको इस रेशियो में यहाँ बताया जाता है। तो जिस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है, और शार्पे रेशियो उसका बिल्कुल अपोजिट है, ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। तो कैटेगरी आप एवरेज देखोगे 0.68 है, और उसके रिस्पेक्ट में आप इसका देखोगे तो 0.41 है, ये बहुत कम है। तो पर्सनली ये देख करके तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि इसमें डालना चाहिए। हाँ, अब इनके टॉप 10 होल्डिंग्स है वो देख करके तो आपको भी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है कि हाँ कंपनी अच्छी है, अभी सही प्राइसिंग पे अगर अभी मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं तो आगे चल करके एक अच्छा रिटर्न आ सकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पर अगर इनकी पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखूं तो मैं अभी वही कह रहा हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं एक्सिस को लेकर के पर्सनली, एक्सिस के बहुत सारे फंड है अलग अलग कैटेगरी में, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वन ऑफ द बेस्ट लगते हैं मुझे अपनी अपनी कैटेगरी में। बट अगर मैं ईएलएसएस की बात करूं तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ एक्सिस से। ईएलएसएस कैटेगरी में अभी तक, आगे अच्छा करती है तो देखते हैं, बट अभी तो मुझे ये पसंद नहीं आया। आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से ये सब बताना। बाकी मैं कोशिश करूंगा जो एलएसएस कैटेगरी के अलग अलग जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, मैं इन पे भी वीडियो बना दूं, देखेंगे फिर कंपैरिजन करके कि कौन सा इनमें से बेस्ट है, उस पर भी एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। बट अगर आप खुद से भी अगर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना दूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है टाइम की वजह से, बट मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। और इसी के साथ साथ मैंने अभी स्टॉक मार्केट की बेसिक्स पे भी वीडियो बनानी शुरू की, आप एक बार जाके देखें, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट आपको उसमें मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज अपने कॉन्टेक्ट के लोगों को उसको रेफर कर सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, सीखना समझना चाहते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस की किसी भी जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। और अगर आप खुद से एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, खुद से सारी चीज सीखना समझना चाहते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, तो आप इस बुक को रीड कर सकते हैं। अब मैं मानता हूँ कि बुक रीडिंग कई बार लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट अगर आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी का भी जरूरत ना पड़े, तो आप इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। बाहर से अगर आपको कहीं मिल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप अमेजोन से ले लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना ही चाहते हो तो आप सैमको में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। फ्रेशर्स के लिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है। सबसे मजेदार बात इस ब्रोकरेज फर्म की मुझे ये लगती है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी के रेगुलर न्यूज चाहिए, अपडेट्स चाहिए उसके, तो बस आपको उसे वॉच लिस्ट में ऐड करना है, वो सारी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको ये अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। आज के लिए हम लोग चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।